गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आप सबका आगाज इंस्टीट्यूट में। आज की यह जो हमारी क्लास है, इस क्लास में हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। जो आज का हमारा विषय है वह विषय है कि क्या एमपीपीएससी मेंस के लिए एक अच्छी आंसर राइटिंग स्किल्स का होना ज़रूरी है। क्यों आंसर राइटिंग पर इतना ध्यान हमें देना चाहिए और आंसर राइटिंग का मतलब क्या है। इस प्रकार के जितने भी विषय हैं उन सब पर आज की इस क्लास में हम बात करेंगे। आज हम यह भी देखेंगे कि आखिर में क्यों कम समय में कम तैयारी करके भी बच्चे एमपीपीएससी में पास हो जाते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट जो 4-5 सालों से लगातार मेंस देते हैं, कई सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर भी वो सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। आखिर में क्या कमी उनसे रहती है, ये सारी बातें आज की इस क्लास में हम जानेंगे। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप ये समझो कि आखिर में आंसर राइटिंग का मतलब सिर्फ उत्तर लिखना नहीं होता। ठीक है, अगर हम एमपीपीएससी की बात करें तो ठीक है, एमपीपीएससी और स्कूल में जो हम प्रश्नों के उत्तर लिखते थे, इन दोनों ही जगह पर काफी ज्यादा डिफरेंस है। मतलब स्कूल में प्रश्न पूछे हमसे जाते थे और हम उन प्रश्नों के उत्तर लिख देते थे, है ना। यही होता है उत्तर लिखना। एमपीपीएससी में प्रश्न पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर लिख देना, है ना। जो प्रश्न पूछा और उस प्रश्न से रिलेटेड हमने उत्तर लिख दिया और हम ये सोच रहे हैं कि हमें नंबर मिल जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। स्कूल में जो प्रश्न हमसे पूछे जाते थे हम उत्तर लिखते थे, है ना, जिस प्रकार से हम उत्तर लिखते थे, और एमपीपीएससी में जो आपसे डिमांड की जाती है कि आप उत्तर कुछ इस प्रकार का लिखें, ये दोनों चीजें अलग हैं, है ना। मतलब एमपीपीएससी में आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपका जो उत्तर हो वो एक अधिकारी वाला उत्तर हो, है ना। आपका उत्तर कोई स्कूलिंग वाला उत्तर नहीं हो कि जहां पर प्रश्न पूछा और उससे रिलेटेड कुछ भी लिख दिया तो नंबर दे दिए, क्योंकि अगली क्लास में ही तो जाना है। एमपीपीएससी में नंबर नहीं मिलेंगे क्योंकि आपको एक अधिकारी बनाना है। आपके बारे में एग्जामिनर एग्जामिनर नहीं जानता, वो सिर्फ आपकी कॉपी को जानता है और आपकी कॉपी को देखकर ही वो आपके बारे में अनुमान लगाता है कि आप कैसे व्यक्ति हैं, आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपकी सोच कैसी है। मतलब आपका विजिटिंग कार्ड ही आपकी कॉपी है। तो सिर्फ उत्तर लिखना, प्रश्न पूछा और सीधा उत्तर लिख दिया और हमने सोच लिया कि यार मुझे तो नंबर मिल ही जाएंगे क्योंकि मैंने बहुत अच्छा लिखा है, तो ये पॉसिबल नहीं है ना, कि सिर्फ आपने प्रश्न पूछा और उत्तर लिख दिया तो आपको नंबर मिल गए। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, यहां पर आप एक बात समझो कि उत्तर लिखने से मतलब हम क्या समझते हैं। मतलब अधिकतम स्टूडेंट जो हैं, उन स्टूडेंट्स की नजरों में उत्तर लिखने का क्या तात्पर्य या उत्तर लिखने से उनका क्या मतलब है ना। तो अधिकतम स्टूडेंट आंसर राइटिंग का मतलब क्या निकालते हैं या आंसर राइटिंग का मतलब क्या समझते हैं, वो आप देखो। स्टूडेंट्स का ये मानना है कि एमपीपीएससी में अगर अच्छा उत्तर लिखना हो, अगर हम ये चाह रहे हैं कि एमपीपीएससी में हमें अच्छे नंबर मिले, तो उसके लिए हमारा जो उत्तर है, हम जो शब्द लिख रहे हैं, वो शब्द बहुत ज्यादा साफ सुथरे हो। मतलब हमारी जो राइटिंग है वो राइटिंग बहुत अच्छी हो। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो आपकी आंसर राइटिंग अच्छी है ना। और अगर आपकी राइटिंग अच्छी है, साफ सुथरे आप लिखते हो, तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। दूसरी चीज जो स्टूडेंट सोचता है कि जितने शब्दों में मुझसे पूछा गया उतने ही शब्दों में यदि मैं उत्तर को लिखूंगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मेरी आंसर राइटिंग अच्छी है। मतलब एग्जामिनर ने जितने शब्दों में प्रश्न पूछा उतने शब्दों में उत्तर दे दिया, मतलब हमारी जो आंसर राइटिंग है वो बहुत अच्छी है। तीसरी चीज, हमने कम शब्दों में ज्यादा बात कह दी, है ना। हमने जो है कम शब्द यूज किए और उन कम शब्दों में हमने ज्यादा बात बताई, मतलब हमने बहुत अच्छा उत्तर लिख दिया।
है ना, कि कम शब्द यूज किए और बहुत ज्यादा हमने बता दिया। कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूछा तो हमने शब्द तो कम यूज किए, लेकिन हड़प्पा के बारे में हमने बहुत कुछ बता दिया। उसकी सामाजिक व्यवस्था भी बता दी, आर्थिक व्यवस्था भी बता दी, है ना, उसकी धार्मिक स्थिति भी बता दी। मतलब मुझे बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, है ना, मतलब मेरी आंसर राइटिंग बहुत अच्छी है, आंसर राइटिंग स्किल बहुत अच्छी है मेरी, है ना, स्टूडेंट ये सोचता है। तीसरी चीज जो स्टूडेंट को लगता है कि अगर मैं उत्तर में ऐसे फैक्ट यूज करूं जो फैक्ट किसी को भी नहीं पता, है ना, मतलब मैं उत्तर में ऐसा कंटेंट यूज करूं जो कंटेंट किसी को नहीं पता, है ना, जैसे महमूद गजनवी के विषय में प्रश्न पूछा कि महमूद गजनवी कि भारत पर जो उसने आक्रमण किए उन पर चर्चा कीजिए, उन पर टिप्पणी लिखी है, महमूद गजनवी के विषय में बताइए XYZ जो भी प्रश्न आया। तो आपने महमूद गजनवी के विषय में ऐसे नए नए फैक्ट लिखे जो आपको ये लगता है कि ये शायद ही किसी स्टूडेंट्स को पता होंगे या बहुत कम स्टूडेंट्स इन फैक्ट्स को जानता है, तो मुझे बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे और मेरी आंसर राइटिंग जो है वो बहुत अच्छी है। तो स्टूडेंट इससे भी आपको नंबर उतने अच्छे नहीं मिल सकते, है ना, कि आपकी राइटिंग साफ सुथरी है तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। आपने कंटेंट ऐसा लिखा जो किसी ने भी नहीं लिखा, मतलब पूछा हड़प्पा सभ्यता, अब हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपने ऐसे ऐसे फैक्ट बताए जो फैक्ट्स बाकी अदर बच्चों को पता ही नहीं है कि यार ऐसा भी कुछ हुआ था, तो है ना, तो ऐसा करने से भी आपको अच्छे नंबर नहीं मिल सकते। आपने कम शब्दों में ज्यादा बात लिख दी तो ऐसा करने से भी आपको अच्छे नंबर नहीं मिल सकते। आपने पूरी वर्ड लिमिट जो आपको दी थी उसी वर्ड लिमिट में आपने उत्तर लिखा और आप सोचो कि मुझे पूरे नंबर मिल जाएंगे, तो ये भी आप गलत सोचते हो, है ना, उससे भी आपको अच्छे और पूरे नंबर नहीं मिल सकते। तो फिर हम क्या करें ऐसा जिससे हमें अच्छे नंबर मिले, हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमें पूरे नंबर मिले, एग्जामिनर को हम कैसे इम्प्रेस करें, है ना, ये चीजें प्रेजेंटेशन के लिए ठीक है ना, ये चीजें प्रेजेंटेशन के लिए ठीक है कि आपने लिमिट में लिखा, आपने कम शब्दों में ज्यादा बात कही, आपने कंटेंट भी अच्छा यूज किया, आपने साफ सुथरा लिखा, ये प्रेजेंटेशन के लिए अच्छा है ना, कि आपका जो आपने मान लो कोई डिश बनाई, उस डिश को आपने ऊपर से बहुत अच्छा सजा दिया, है ना, अच्छा ऊपर से धनिया वगैरह काट कर डाल दिया, प्याज वगैरह रख दिए, है ना, देखने में ऐसा लग रहा है कि यार बहुत स्वादिष्ट होगा, लेकिन जब टेस्ट किया तो पता चला कि इसमें तो नमक बहुत ज्यादा है, टेस्ट किया तो पता चला कि इसमें मिर्ची बहुत ज्यादा है, टेस्ट किया तो पता चला कि बहुत बेकार टेस्ट है ना, मतलब मटर पनीर समझ कर खाया पर टेस्ट तो इसका जो सादी सब्जी होती है वो और ज्यादा टेस्टी होती है इससे। तो ये चीजें प्रेजेंटेशन के लिए ठीक है ना, एग्जामिनर को आपकी कॉपी तक चीजें लेकर आएगी, राइटिंग साफ सुथरी होगी, अच्छे आपने डायग्राम वगैरह बनाए होंगे, है ना, बच्चे डायग्राम बनाने को भी आंसर राइटिंग समझते हैं कि अच्छे खासे डायग्राम बनाने उनको आते हैं, बस हमारी आंसर राइटिंग बहुत अच्छी है। तो ये चीजें आंसर राइटिंग का हिस्सा है, परंतु प्रेजेंटेशन का, है ना, आपने डिश बनाई उसको आपने जो ऊपर से प्रेजेंटेशन किया ना, ये प्रेजेंटेशन है ना, लेकिन एग्जामिनर इन्हीं को देखकर नंबर थोड़ी ना देगा, एग्जामिनर तो कॉपी पढ़ेगा ना, आपने कैसी डिश बनाई उस डिश को मैं सिर्फ देखकर नंबर थोड़ी ना दूंगा, डिश को टेस्ट भी करूंगा ना, और एग्जामिनर जब डिश को टेस्ट करेगा, मतलब एग्जामिनर जब आपके उत्तर को पढ़ेगा और पढ़ने के बाद अगर नमक ज्यादा है, मिर्ची ज्यादा है, तो आप उस डिश को 0 में से 0 नंबर देंगे या बहुत कम नंबर देंगे, लेकिन अगर जितनी अच्छी वो सजाई गई है उतना ही अच्छा उसमें टेस्ट भी है तो आप नंबर भी ज्यादा अच्छे देंगे। तो हम जो है आपको यही चीज समझा रहे हैं कि एक जो स्टूडेंट है वो इन्हीं चीजों को आंसर राइटिंग समझता है, एक स्टूडेंट की नजरों में यही चीजें जो है आंसर राइटिंग स्किल में आती हैं कि अगर आपको ये सब पता है मतलब आपकी आंसर राइटिंग स्किल जो है वो बहुत अच्छी है। तो मैं आपको कह दूं स्टूडेंट, ये सारी चीजें आंसर राइटिंग स्किल का हिस्सा है, परंतु जो वास्तविक आंसर राइटिंग स्किल है वो अलग है। आपको सब्जी सजाना आता है, बनाना नहीं आता है ना, आप सब्जी को सिर्फ सजा रहे हो, बना नहीं रहे हो। तो सजाना तो बड़ा आसान है, असली कहानी तो बनाने में है ना, असली जो प्रैक्टिस है वो बनाने में है, सजा तो कोई भी लेगा, है ना, बनाना हर किसी को नहीं आता। ठीक है, तो अगर ये आंसर राइटिंग का हिस्सा नहीं है ना, अगर ये सारी चीजें आंसर राइटिंग का हिस्सा
नहीं है ना, तो फिर आंसर राइटिंग में होता क्या है, फिर हम आंसर राइटिंग स्किल में क्या चीजें देखते हैं, है ना, आंसर राइटिंग स्किल में फिर क्या होता है। तो देखो मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं, है ना, एक उदाहरण से आप समझिएगा। आपने एमपीपीएससी के प्रश्नों को देखा होगा, है ना, एमपीपीएससी में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, या फिर अ, अगर आप पहली पहली बार एग्जाम में बैठे हैं या पहली पहली बार आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप पुराने जो अनसोल्ड पेपर हैं, है ना, उन अनसोल्ड पेपर को लेकर आप पेपर्स को देखिएगा, है ना, तो उन पेपर्स में आपको काफी ज्यादा प्रश्नों की वैरायटी देखने को मिलेगी कि कोई प्रश्न ऐसा है जिसमें पूछा गया है चर्चा कीजिए, कोई प्रश्न ऐसा है जिसमें कहा गया है कि व्याख्या कीजिए, कोई प्रश्न ऐसा है जिसमें कहा गया है समझाइए, ठीक है, कोई प्रश्न ऐसा है जिसमें कहा गया है प्रकाश डालिए, कोई प्रश्न ऐसा है जिसमें कहा गया है टिप्पणी कीजिए, ठीक है, जैसे एक उदाहरण से समझो, है ना, जैसे एक उदाहरण से समझो, मान लो आपसे प्रश्न पूछा कि चंद्रगुप्त मौर्य पर या चंद्रगुप्त मौर्य पर चर्चा कीजिए, या चंद्रगुप्त मौर्य की एक चंद्रगुप्त मौर्य की राजनीतिक जो स्थिति थी उसकी चर्चा कीजिए, है ना, या चंद्रगुप्त मौर्य की राजनीतिक स्थिति की व्याख्या कीजिए, या चंद्रगुप्त मौर्य की राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश डालिए, या चंद्रगुप्त मौर्य की राजनीतिक स्थिति पर टिप्पणी लिखिए, या चंद्रगुप्त मौर्य की राजनीतिक स्थिति को समझाइए, है ना, मान लो एक ही प्रश्न है लेकिन उसको मान लो अलग अलग तरीके से पूछा गया, तो क्या इन अलग अलग तरीकों में हमें उत्तर अलग अलग लिखना होगा? अगर उत्तर एक ही लिखना है तो फिर एग्जामिनर इन अलग अलग शब्दों का क्यों यूज कर रहा है? ये तो कुछ कम शब्द लिखे मैंने, इससे भी और ज्यादा शब्द आपको प्रश्नों के पीछे देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट इन शब्दों का कुछ ना कुछ तो अर्थ होता होगा, तभी तो एग्जामिनर पूछ रहा है। अगर कोई अर्थ ही नहीं होता, अगर ये सारे के सारे शब्द एक ही जैसे उत्तर के लिए यूज किए जा रहे हैं, तो भाई सब में टिप्पणी पूछ लो ना, सब में चर्चा पूछ लो ना, सब में व्याख्या पूछ लो ना, क्यों आप ये शब्द यूज कर रहे हो? कि किसी प्रश्न में आपने प्रकाश डालिए कहा, किसी में आपने चर्चा कीजिए कहा। अब सबसे मेन कहानी स्टूडेंट्स की यही अटकती है, पूछा है समझाइए, करके आ जाते हैं व्याख्या, पूछा है चर्चा कीजिए, प्रकाश डाल देते हैं वहां पर, जहां प्रकाश डालने की पूछा है वहां टिप्पणी लिख देते हैं। यहीं पर तो सबसे मेन दिक्कत है ना, यहीं पर सबसे मेन समस्या आती है कि एग्जामिनर ने जो पूछा, हम उसको वो जवाब न देते हुए हम उसको कोई और ही जवाब देंगे, और ही उत्तर देंगे, तो भाई क्यों नंबर देगा आपको? उदाहरण से समझो, आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में एक सेमिनार है, वहां पर आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया है जिस पर आपको बात करना है, आपको एक टॉपिक दिया और आपको कहा कि भाई आप अर्थ पर बात कीजिए, आप पृथ्वी पर बात कीजिए, है ना, पृथ्वी पर एक प्रोजेक्ट पेश दीजिए, एक सेमिनार दीजिए पृथ्वी पर। आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, अब आपने क्या किया, पृथ्वी पर एक सेमिनार देना स्टार्ट कर दिया, आप बता रहे हैं पृथ्वी क्या है ना, पृथ्वी का कैसे क्या जन्म हुआ, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत क्या है ना, हम मनुष्य पृथ्वी पर रह रहे हैं, पृथ्वी पर पेड़ हैं हम काट रहे हैं, पानी है उसको वेस्ट बहा रहे हैं, भविष्य में ये नहीं रहेगा, है ना, ये सारी चीजें आपने बता दी कि आपको अच्छे नंबर मिलने चाहिए क्योंकि आपने तो सब कुछ बताया, है ना, कि पृथ्वी की समस्याएं भी बताई, हमें क्या करना चाहिए कि भाई हमें पेड़ नहीं काटना चाहिए, हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, है ना, आपने ये भी बताया। तो इतना तो अच्छा बताया आपने कि आपको पूरे नंबर मिलना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं उस प्रेजेंटेशन में हूँ और अगर मुझे ये काम दिया जाए कि आप जज करो, तो मैं तो 0 नंबर दूंगा। क्यों 0 नंबर? क्योंकि आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट के प्रेजेंटेशन में इंजीनियरिंग तो इंक्लूड होना चाहिए। आप अगर इंजीनियरिंग स्टूडेंट होकर अपने प्रेजेंटेशन को एक आर्ट्स वाले स्टूडेंट जैसा पेश करेंगे, तो फिर आर्ट्स वाले स्टूडेंट में और इंजीनियरिंग स्टूडेंट में अंतर ही क्या रहा? क्योंकि आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, लेकिन ये अच्छा उस स्थिति में था जब आप बीए या एमए के स्टूडेंट होते, क्योंकि वहां के स्टूडेंट को यही सारी चीजें
पढ़ना होती हैं और यही सारी चीजें वो पढ़ते हैं। आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, आप टेक्नोलॉजी पर बात करते हैं, आप टेक्नोलॉजी को पढ़ते हैं, तो आपके प्रेजेंटेशन में टेक्नोलॉजी होना चाहिए। आप पृथ्वी के बारे में सब बताओ, लेकिन आप टेक्नोलॉजी पर भी तो बात करो कि भाई हम इस प्रकार से टेक्नोलॉजी यूज कर कर समस्याओं को दूर कर सकते हैं, हम इस प्रकार से काम कर सकते हैं, हम इस प्रकार से बात कर सकते हैं। तो जब तक आपके प्रेजेंटेशन में टेक्नोलॉजी ही नहीं होगी, है ना, तब तक आपको अच्छे नंबर कैसे मिलेंगे। आप एक अधिकारी हैं, अधिकारी का काम होता है समस्याएं ढूंढना और उन समस्याओं का समाधान करना, है ना। समस्याएं तो सब ढूंढ लेते हैं, परंतु असली अधिकारी, असली प्रशासक, असली लोक सेवक वही है जो उन समस्याओं का समाधान जानता हो। जैसे कि मान लो एक प्रश्न आया सब्सिडी के विषय में, है ना, एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। मान लो एग्जाम में सब्सिडी के विषय में पूछा गया कि सब्सिडी क्या है या सब्सिडी पर टिप्पणी लिखिए, है ना। प्रश्न आ गया सब्सिडी के विषय में समझाइए। अब बच्चों ने क्या किया, सब्सिडी क्या है बता दिया, सब्सिडियां कितने प्रकार की होती हैं बता दिया, भारत सरकार कितनी सब्सिडी दे रही है ये बता दिया, इस सब्सिडी से क्या लाभ हैं ये बता दिया, सब्सिडी की क्या हानियां हैं ये बता दिया, और खुश हो गए कि यार बहुत अच्छा मैंने उत्तर लिख दिया। इतना अच्छा उत्तर लिखा कि एग्जामिनर तो खुश ही हो जाएगा। लेकिन क्या इसमें कहीं पर भी कोई अधिकारी वाली बात इंक्लूड की है क्या? एक अधिकारी वो होता है जो समस्याओं को लिखकर उन समस्याओं का समाधान बताएं कि भाई ये समस्याएं हैं और इन समस्याओं को इस तरह से निपटा जा सकता है। जैसे कि मान लो सब्सिडी के साथ क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। सबसे पहली समस्या फंड फंड की समस्या। तो आप बताएं कि भाई सब्सिडी की समस्या है फंड की, सरकार अगर सबको सब्सिडी देगी तो इतना पैसा कहां से आएगा। तो आपने समाधान भी बताया कि अगर आपको सब्सिडी के फंड की जो समस्या है उसको दूर करना है तो जितने भी अननेसेसरी स्कीम्स हैं जहां सरकार का पैसा ही वेस्ट हो रहा है उन्हें बंद करे और उस पैसे को यहां पर शिफ्ट करे। सब्सिडी का पैसा जब लोगों के पास जाता है तो बहुत सारे जो परिवार हैं उनके जो मुखिया होते हैं वो क्या करते हैं, उस पैसे को गलत कामों में यूज कर लेते हैं, या तो दारू पी जाते हैं, जुए में लगा देते हैं, या कुछ भी जो सरकार ने जिस काम के लिए उन पैसों को दिया है वो न करते हुए दूसरे काम उन पैसों से करते हैं। तो क्यों ना इस समस्याओं का हम समाधान इस प्रकार से करें कि हम वो पैसा पुरुष को न देते हुए महिला के खाते में डालें, क्योंकि घर की जो महिला होगी ना वो उस पैसे का सदुपयोग करेगी, है ना। अधिकतम महिलाएं, है ना, अधिकतम महिलाएं उस पैसे का सदुपयोग करेगी, वास्तविकता में उसको घर में ही यूज करेगी जिन कामों के लिए वो यूज होना चाहिए। तो हम इस समस्या का इस प्रकार से समाधान कर सकते हैं। तो एक अधिकारी वो होता है जिसके पास समस्याओं का समाधान हो। अब आप उत्तर में सब कुछ तो लिख रहे हैं, आप लाभ भी बता रहे हैं, आप हानियां भी बता रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग पूछा आपने, लाभ ग्लोबल वार्मिंग की नुकसान बताया, परंतु यार आप ये भी तो बताओ कि हम इसे कैसे निपटें, हम कैसे इसका समाधान करें। और ये समाधान कहीं किताबों में नहीं मिलेगा। अब आप सोचोगे कि सर कौन सी किताब में समाधान लिखे हम पढ़ लें, समाधान तो आपके दिमाग से निकलेंगे, क्योंकि अधिकारी आपको बनना है और अधिकारी आप स्वयं बनेंगे तो समाधान भी तो आपको ही करना पड़ेगा। कल से कलेक्टर बनने के बाद, डीएसपी बनने के बाद मान लो कहीं पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बन गई तो किताब उठाकर थोड़ी ना पढ़ोगे आप कि कौन सी किताब में इसका समाधान लिखा है। वहां तो आप अपने ही दिमाग से काम करोगे ना, इस सिचुएशन में मुझे क्या काम करना है। तो प्रश्न में भी तो आपको अपने ही समाधान लिखना है कि आप क्या सोच रहे हो। वो समाधान सही हो गलत हो बात की बात है, वो समाधान रियलिटी में हो सकते हैं कि नहीं हो सकते वो बात की बात है, परंतु आप अपने दिमाग से समाधान निकालोगे। उन समाधानों को जब आप अपनी कॉपी में लिखोगे और एग्जामिनर जब उन्हें देखेगा और एग्जामिनर को लगेगा कि नहीं यार इस स्टूडेंट्स ने वास्तविकता में चीजों को किस टाइप से हैंडल करना चाहिए, किस टाइप से समाधान करना चाहिए, वो इसने बताया है और इसके समाधान भी घोर करने योग्य हैं, तो एग्जामिनर जो है आपको अच्छे नंबर देगा, एग्जामिनर बड़ा इंप्रेस होगा, है ना। मतलब सब्जी जो है आपकी बहुत टेस्टी होगी, खाकर मजा आ जाएगा, क्योंकि जो पूछा है वो आपने लिखा है ना। और उसके अलावा आपके उत्तर में एक अधिकारी वाली फीलिंग आ रही है, आपके उत्तर को देखकर ये लग रहा है कि हाँ ये उत्तर किसी सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले विद्यार्थी का है,
ये उत्तर किसी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे का नहीं है, ये उत्तर किसी कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे का नहीं है, ये उत्तर किसी सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले विद्यार्थी का है। तो आपको सबसे पहले तो ये अंतर ही समझना होगा कि स्कूल के विद्यार्थियों का उत्तर और एक सिविल सर्विसेज के विद्यार्थियों के उत्तर में अंतर होता है ना। जैसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट के प्रेजेंटेशन है ना, किसी भी सेम टॉपिक पर आर्ट्स वाला जो प्रेजेंटेशन देता है उसमें और इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो प्रेजेंटेशन देता है उसमें, इन दोनों में अंतर होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको समझना होगा। अब देखो, जैसे कि मान लो प्रश्नों में आपसे पूछा गया चर्चा कीजिए, व्याख्या कीजिए, समझाइए, प्रकाश डालिए। मान लो कोई प्रश्न आया कि चर्चा कीजिए, है ना। अब चर्चा करने का क्या मतलब होता है समझते हैं आप? चर्चा करने का मतलब होता है जहां पर किसी भी टॉपिक के पक्ष और विपक्ष दोनों पर बात हो। मतलब उस टॉपिक से क्या लाभ हो सकते हैं, उस टॉपिक से क्या हानियां हो सकती हैं, इन दोनों विषय पर बात हो, वो होती है चर्चा। चर्चा कभी भी किसी भी टॉपिक के एक पक्ष की नहीं होती। चर्चा में हमेशा दोनों पक्षों का मतलब समाहित होते हैं, दोनों पक्ष जुड़े होते हैं चर्चा से। आप मान लीजिए एक कलेक्टर हैं, आप अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ एक मीटिंग ले रहे हैं। मीटिंग में कोई टॉपिक आपने रखा, उस टॉपिक पर आप सबके बीच में चर्चा होना है। तो चर्चा में क्या आपने ये टॉपिक रख दिया तो चर्चा उसको थोड़ी ना कहेंगे कि सभी उस टॉपिक के पक्ष में ही बात करें। वहां पर पक्ष में भी बात होती है, वहां पर विपक्ष में भी बात होती है। आपने टॉपिक रखा कि हम ये कर रहे हैं, आपका कनिष्ठ अधिकारी कहेगा कि सर इससे ये नुकसान हो सकता है, एक कहेगा कि सर ये नुकसान है लेकिन हम इससे ये फायदा भी ले सकते हैं। मतलब चर्चा में दोनों चीजें होती हैं, पक्ष भी होगा और विपक्ष भी होगा। ठीक है, व्याख्या की बात करें कि भाई व्याख्या कीजिए, है ना। तो व्याख्या किसकी की जाती है? जैसे मान लो कोई भी वस्तु है ना, जैसे कि मान लो कोई कार है, मैंने कहा व्याख्या करो। तो व्याख्या करने का मतलब वो कार कैसी है, उसमें पहिए कितने हैं, किस कलर की हैं, किस कंपनी की हैं, कैसे चल रही हैं, है ना, क्या उसका फंक्शन है, ये सारी चीजें बताना, है ना। व्याख्या करना मतलब उसके विषय में बताना, वहां पर कौन पक्ष और कौन विपक्ष। व्याख्या में आप सिर्फ व्याख्या करते हैं, उसके विषय में बताते हैं, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आप व्याख्या में देते हैं। परंतु चर्चा में आप पक्ष और विपक्ष की बात करते हैं। अब प्रश्न पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता की व्याख्या कीजिए। सॉरी, ये प्रश्न संभव नहीं है। मान लो प्रश्न पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था की व्याख्या कीजिए, या हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था पर चर्चा कीजिए। अब जहां चर्चा पूछा वहां आप व्याख्या कर आए, और जहां व्याख्या पूछा वहां आपने चर्चा कर दी। तो क्यों नंबर दें आपको भैया? आप खुद सोचो, आप खुद सोचो। आपने बहुत अच्छे डायग्राम बना दिए, आपने बहुत अच्छा राइटिंग में आपने लिखा, आपने कम शब्द में बहुत ज्यादा बातें बता दी, वर्ड लिमिट भी आपकी है, ऑथेंटिक शब्द भी हैं, लेकिन आपने जहां व्याख्या करनी थी वहां आपने चर्चा कर दी। जहां एग्जामिनर सोच रहा था कि हाँ इस टॉपिक पर ये बंदा पक्ष और विपक्ष दोनों बताएगा, वहां आपने सिर्फ व्याख्या कर दी। तो क्यों आपको नंबर दें, क्यों आपको नंबर मिलेंगे? और जब तक आप ये चीजें नहीं समझोगे तब तक क्या आप अच्छा उत्तर लिख पाओगे? क्योंकि उत्तर में यही तो चीजें मेन है ना। पढ़ते सब हैं लेकिन सिलेक्शन कुछ ही लोगों का होता है। क्यों? क्योंकि जो सिलेक्ट हुए उन्हें यही चीजें याद थी, उन्हें यही पता था, उन्हें यही लिखना आता था कि किसी भी क्वेश्चंस का उत्तर कैसे लिखना है। अगर प्रश्न में व्याख्या कहा गया तो यहां पर हमें क्या चीजें लिखना होगी, प्रश्न में समझाइए कहा गया तो यहां पर हमें क्या लिखना होगा, प्रश्न में चर्चा कीजिए कहा गया तो यहां पर हमें क्या लिखना होगा, ये उन्हें समझ होती है। और इसी समझ के साथ वो आगे बढ़ते हैं और सिलेक्शन लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको आंसर राइटिंग स्किल को अगर अच्छा करना है तो आपको इन चीजों को अच्छा करना होगा। और आंसर राइटिंग जो है ये एक कला है,
ये आप एक दिन दो दिन में नहीं सीख सकते कि कहीं पर आपने किसी के मुंह से सुन लिया, जैसे मैंने अभी बता दिया कि भाई चर्चा ऐसे करते, व्याख्या ऐसे करते, बस आपने सोच लिया बस अब तो मैं चर्चा कर लूंगा, या अब तो मैं व्याख्या कर दूंगा, या अब तो मैं बता दूंगा कि टिप्पणी कैसे लिखते हैं। तो ऐसे आंसर राइटिंग नहीं आती है, क्योंकि आंसर राइटिंग भी एक कला है, एक अधिकारी बनने की कला है ना, एक अधिकारी के जो गुण हैं उन गुणों को सीखने की कला है। तो अधिकारी या आंसर राइटिंग की हम बात करें तो जो आंसर राइटिंग है ये कला है, और ये कला प्राप्त की जा सकती है प्रैक्टिस से, ये कला प्राप्त की जा सकती है प्रयास से, है ना, क्योंकि वही कला है जिसको प्राप्त किया जा सके। लोक प्रशासन में आपने पढ़ा होगा कि लोक प्रशासन विज्ञान है या कला है। हम पढ़ते हैं ना कि लोक प्रशासन एक कला भी है ना, विज्ञान भी मानते हैं, कला भी मानते हैं, क्योंकि उसको सीखा जा सकता है, उसमें प्रैक्टिस की जा सकती है ना। तो उसी प्रकार से आंसर राइटिंग एक कला है, इसको सीखा जा सकता है, परंतु एक दिन दो दिन में आप नहीं सीख सकते। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको निरंतर प्रैक्टिस करना होगी, और जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आप इन चीजों को सीखोगे। और जब आप एक बार सीख जाओगे तो जो पूछा जाएगा आप उसी का उत्तर दोगे, तो एग्जामिनर भी आपको वही अच्छे नंबर देगा, क्योंकि आपने वही जवाब दिया जो उसने पूछा था। मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप क्या काम करते हो, आप कह रहे हो कि सर मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, फिर मैंने एमबीए किया, फिर मैंने यूपीएससी की तैयारी की, फिर मैं लास्ट में अब आकर एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। मेरा एक दोस्त था, वो बोले कि एमपीपीएससी ज्यादा सरल है, तो फिर मैं एमपीपीएससी पढ़ रहा हूँ। जो प्रश्न पूछा था उसका जवाब आपने दिया, लेकिन आपने ये भी बता दिया कि मैंने इंजीनियरिंग की, आपने ये भी बता दिया कि मैंने एमबीए किया, आपने ये भी बता दिया कि मैंने यूपीएससी पढ़ी, आपने ये भी बता दिया कि मैं एमपीपीएससी कर रहा हूँ। जबकि पूछा, अगर आप इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ यूं दे देते ना कि सर मैं एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, तो भी प्रश्न का वही मतलब सामने वाला जो प्रश्न पूछ रहा है वो उतना ही संतुष्ट होता ना जितना बाद में हुआ। तो जो पूछा गया है आपको उसका जवाब देना है। आपके पास ज्ञान ज्यादा है, हम जानते हैं, परंतु आपको ये गलती नहीं करना है कि ज्यादा ज्ञान है तो ज्यादा चीजें लिखें। जितना पूछा उतना लिखो, जो पूछा जा रहा वही बताओ, है ना, आपको नंबर जरूर मिलेंगे। लेकिन आप क्या करते हो कि अननेसेसरी अपनी कॉपी अपने उत्तर में चीजें भर देते हो, है ना, जिनका कोई अर्थ ही नहीं है, उन चीजों को आप अपनी कॉपी में भर देते हो, और जो अर्थ वाली चीजें होती हैं वो या तो आप लिखते ही नहीं हो, या लिखते भी हो तो कहीं कोने में छोटी सी, है ना, जो सबसे मेन होना थी, जो सबसे पहले लिखा जाना था, वो आप कहीं बीच में कहीं लास्ट में लिख रहे हो, और जो नहीं लिखा जाना था वही आपने पूरे आंसर में लिख दिया, तो क्यों आपको नंबर देंगे, है ना। तो ये स्किल है, और इस स्किल को सीखा जा सकता है निरंतर अभ्यास से, निरंतर प्रैक्टिस से। बिना प्रैक्टिस आप इन चीजों को नहीं कर सकते। आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कई सालों से पीएससी के मेंस लिख रहे हैं, फिर भी उनके मेंस क्लियर नहीं हुए, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने उन स्टूडेंट के मुकाबले तैयारी भी कम की, और वो एक साल दो साल में ही प्रिपरेशन करके मेंस क्लियर करके सिलेक्शन ले लेते हैं। तो यार क्यों, हमें लाइब्रेरी में कहीं किसी टपरी पर ऐसे महान पुरुष मिले, जिन महान पुरुषों को इतना ज्ञान है कि उनको देखकर ये लगता है कि यार ये व्यक्ति तो इस ब्रह्मांड का हो ही नहीं सकता, इतना ज्ञान, उसको किताबों में कहाँ पर क्या लिखा है ये भी पता है, 10-10 20-20 किताबें उसने पढ़ रखी हैं, और आप कोई भी टॉपिक पूछ लो उसको उसका ज्ञान है। आधे जो तैयारी करने वाले होते हैं ना, ऐसे लोगों को देखकर ही डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार इतना ज्ञानी तो मैं कभी भी नहीं बन सकता, है ना, इतना ज्ञानी कैसे बन पाऊंगा, ये तो मेरे बस की बात ही नहीं है। या फिर इतना ज्ञान होता है पीएससी वालों को, और मुझे तो कुछ भी ज्ञान नहीं है, मतलब मैं गलत तैयारी कर रहा हूँ, है ना। आधे तो ऐसे महान पुरुषों को देखकर ही सदमे में आ जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, बहुत कम ही वो महाज्ञानी लोग सिलेक्शन लेते हैं, है ना, उन महाज्ञानियों का बहुत ही कम सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन अधिकतम वही लोग ले लेते हैं, है ना, जो बिल्कुल बेसिक सा काम करते हैं, है ना, बिल्कुल बेसिक चीजें सीखते हैं, बेसिक पढ़ते हैं, जो जरूरत है वो पढ़ते हैं, जो जरूरत है वो कॉपी में लिखते हैं, और वो सिलेक्शन ले लेते हैं। और महाज्ञानी महानुभव बस वो लोगों को डिमोटिवेट करते रहते हैं, हालांकि मिलती है उनको भी सफलता, लेकिन काफी लंबे समय बाद, जब ये चीजें उनको भी समझ में आ जाती है कि असली कहानी दिमाग में कचरा और कंटेंट भरने की नहीं है, असली कहानी तो प्रेजेंटेशन की है।
जो हमें याद है, जो ज्ञान है, उस ज्ञान को जो हमसे पूछा जा रहा उसके अकॉर्डिंग यदि हम पेश करेंगे तो वो हमें सिलेक्शन देगा, न कि किताबों का ज्ञान दिमाग में भर लेने से। ठीक है, तो इसलिए कई बार जो बच्चे हैं वो पिछड़ जाते हैं और कम समय में तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स भी उनसे आगे बढ़कर सिलेक्शन ले लेते हैं। तो आप आंसर राइटिंग स्किल्स को अच्छा कीजिए। आंसर राइटिंग स्किल यदि आपकी अच्छी होगी तो आप की सिलेक्शन के चांस भी बढ़ेंगे, आप ज़्यादा अच्छा स्कोर करेंगे। मेरा हमेशा से यही मानना रहा है कि पढ़ना जितना ज़्यादा ज़रूरी है उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है आंसर राइटिंग स्किल्स का भी आपके पास होना। क्योंकि क्रिकेट के विषय में आप जानते होंगे, एक ही एकेडमी में हजारों बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन जिसके पास ज़्यादा कला होती है वही आगे जाता है। तो यहाँ पर भी सेम ऐसा ही है कि पढ़ते बहुत ज़्यादा है ना, परंतु जिसके पास आंसर राइटिंग की कला होती है, उत्तर लिखने की कला होती है, वही आगे बढ़ता है, वही आगे जाता है। तो उत्तर लिखने की एक कला है, ये कला आपको आप स्वयं सिखा सकते हो प्रैक्टिस के द्वारा। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ये कला आप में विकसित होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो आप जो हैं कंटेंट के साथ साथ अपनी आंसर राइटिंग को भी अच्छा करें, तभी आप जो हैं अच्छे नंबर कमा पाएंगे, तभी आप जो हैं जल्दी सिलेक्शन ले पाएंगे, है ना। आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है। आप अगर हम एमपीपीएससी की बात करें तो एमपीपीएससी में जनरली 3 टाइप के प्रश्न है ना। 10 वर्ड के प्रश्न है, 50 वर्ड के प्रश्न है और 200 वर्ड के प्रश्न है ना। जनरली 3 टाइप के प्रश्न है एमपीपीएससी में। तो आपको इन तीनों टाइप के प्रश्नों में भी अंतर समझना होगा कि 10 वर्ड के प्रश्नों को कैसे लिखा जाता है, 50 शब्द के प्रश्नों को कैसे लिखा जाता है, 200 शब्दों के प्रश्नों को कैसे लिखा जाता है। और जो स्टूडेंट ये समझ रहे हैं ना कि 10 शब्द के प्रश्न परीक्षा में आ गए मतलब हमारा काम बहुत आसान हो गया, क्योंकि पहले 30 शब्द के प्रश्न आते थे, है ना। पहले शब्दों की जो मतलब शब्द संख्या थी ना वो ज्यादा थी, शब्द संख्या को एग्जामिनर ने कम कर दिया। बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं कि यार पहले तो बहुत लिखना पड़ता था, फिर भी पेपर 70-80% अटेम्प्ट भी नहीं होता था इतना लिखने के बाद भी, क्योंकि इतने वर्ड थे। लेकिन अब अच्छा है वर्ड कम कर दिए तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा हो गया, कम लिखना पड़ेगा। तो आप एक बात समझ लो, ये कॉन्टेस्ट सिंपल नहीं हुआ है, शब्दों को कम करके इस कॉन्टेस्ट को और ज्यादा टफ बना दिया है। ये कॉन्टेस्ट और ज्यादा टफ हो चुका है। और अगला जो वीडियो है वो इसी बात पर होगा, है ना, कि कैसे ये कॉन्टेस्ट टफ हुआ और 10 शब्द, 50 शब्द और 200 शब्दों के लिए आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि ज्यादा मतलब क्योंकि आप कितना भी सीख लो, कितना भी पढ़ लो, कितना भी ज्ञान एकत्रित कर लो, लेकिन अगर उस ज्ञान को आपको प्रेजेंट करना नहीं आता तो वो ज्ञान अधूरा ही है ना, वो ज्ञान अधूरा ही है। तो प्रेजेंट करना आपको आना चाहिए। अच्छा प्रेजेंटेशन अगर आपका होगा तो आप एक अच्छे प्रशासक भी बनोगे और आप एक जल्दी से सिलेक्शन भी लोगे। और प्रेजेंटेशन में सारी चीजें आ जाती हैं, है ना। जितना अच्छा आपने सजाया है उतना अच्छा ही आपका कंटेंट भी हो, है ना। तो प्रेजेंटेशन में भी काम करना है, और जो आंसर राइटिंग स्किल है मतलब जो पूछा गया है उसी को एज इट इज किस टाइप से लिखना है, इस पर भी आपको काम करना है, तभी आपको एग्जामिनर जो है अच्छे नंबर देगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो आज की क्लास में हमने ये सारी बात की। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं इस आंसर राइटिंग सीरीज को पूरा कंप्लीट करूं, सारे जो मतलब जो भी आंसर राइटिंग को लेकर समस्याएं हैं, कैसे हम हमारी आंसर राइटिंग को बेटर करें, और जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि वही व्याख्या, चर्चा वगैरह, ये सारी चीज़ें कैसे क्या हम कर सकते हैं, है ना। तो आप ये चाहते हैं तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए और बताइए मुझे कि आप मतलब कमेंट करके बताइए कि क्या मैं इस ये वाले वीडियो भी आपके लिए लेकर आऊं, है ना। तो मैं बिल्कुल आपके लिए उन टॉपिक्स पर भी वीडियो लेकर आऊँगा, है ना। आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो भी अगला वीडियो आए आंसर राइटिंग से रिलेटेड तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और इसको शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी हमसे जुड़े और अ, उनका भी कुछ लाभ हो। ठीक है स्टूडेंट,
चलिए, तो ये सारी चीजें हुई आंसर राइटिंग से रिलेटेड, और हमने ये जाना कि आंसर राइटिंग उतनी ही जरूरी है जितना पढ़ना जरूरी है, और एक आंसर राइटिंग का क्या मतलब होता है। ठीक है स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट।